वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। देहाती समाज, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बांग्ला उपन्यास। अध्याय 1। बाबू वेनी घोषाल ने मुखर्जी बाबू के घर में पैर रखा ही था कि उन्हें एक स्त्री दिख पड़ी, पूजा में निमग्न। उसकी आयु थी यही आधी के करीब। वेनी बाबू ने उन्हें देखते ही विस्मय से कहा, मौसी आप हैं? और रमा किधर है? मौसी ने पूजा में बैठे ही बैठे रसोई घर की ओर संकेत कर दिया। वेनी बाबू ने रसोई घर के पास आकर रमा से प्रश्न किया, तुमने निश्चय किया या नहीं? यदि नहीं तो कब करोगी? रमा रसोई में व्यस्त थी। कढ़ाई को चूल्हे पर से उतार कर नीचे रखकर वेनी बाबू के प्रश्न के उत्तर में उसने प्रश्न किया, बड़े भैया किस संबंध में? तारिणी चाचा के श्राद्ध के बारे में। रमेश तो कल आ भी गया और ऐसा जान पड़ता है कि श्राद्ध भी खूब धूमधाम से करेगा। तुम उसमें भाग लोगी या नहीं? वेनी बाबू ने पूछा। मैं और जाऊं तारिणी घोषाल के घर? रमा के स्वर में वेनी बाबू के प्रश्न के प्रति निश्चय था और चेहरे पर उनके प्रश्नों पर ही प्रश्न का भाव। हाँ, जानता तो मैं भी था कि तुम नहीं जाओगी, और चाहे कोई भी जाए, पर वह तो स्वयं सबके घर जाकर बुलावा दे रहा है। आएगा तो तुम्हारे पास भी शायद। क्या उत्तर दोगी उसे? वेनी बाबू ने कहा। रमा ने उत्तर दिया, दरवाजे पर दरबान ही उत्तर दे देगा, मैं काहे को कुछ कहने जाऊंगी। रमा के स्वर में कुछ झल्लाहट थी। पूजा में ध्यानावस्थित मौसी ने वेनी बाबू और रमा की बातचीत सुनी। उनका मन वैसे ही क्षुब्ध था और क्षुब्ध हो उठा। वे अपने को न रोक सकी। पूजा छोड़ा ही गई उन दोनों के पास। रमा की बात पूरी होते न होते गर्म घी में पड़ी पानी की छींट सी छनक कर बोली, दरबान काहे को कहेगा? मैं कहूंगी। मैं क्या कभी भूल सकती हूँ? क्या उठा रखा था तारिणी बाबू ने हमारा विरोध करने में? उन्होंने अपने इसी लड़के से हमारी रमा को ब्याहना चाहा था। सोचा था ब्याह हो जाने पर यदुनाथ मुखर्जी की सारी धन दौलत उनकी हो जाएगी। तब तक यतीन्द्र पैदा नहीं हुआ था। जब मनोरथ पूरा न हुआ तब इसी ने भैरव आचार्य से जब तक टोन टोट के और न जाने क्या क्या उपाय करा कर मेरी रमा का सुहाग लूट लिया उस नीच जाति वाले ने। वह अपने जीवन की पहली सीढ़ी पर ही विधवा हो गई। समझे वेनी, बड़ा ही नीच था। तभी तो मरते बेटे का मुंह देखना तक नसीब नहीं हुआ। कहते कहते मौसी हाँफने लगी। उनके व्यंग्य बाणों को सुनकर वेनी बाबू की आंखें नीची हो गई। तारिणी घोषाल उनके चाचा थे, उनकी बुराई उन्हें कुछ अखरत सी गई। रमा ने मौसी से कहा, किसी की जाति के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जाति तो किसी के हाथ की बात नहीं है। वेनी बाबू ने अपनी झेप को दबाते हुए कहा, तुम्हारा घर ऊंचा है, तुमसे हमारा संबंध कैसे हो सकता है? तारिणी चाचा का ऐसा विचार करना ही भूल थी। रही टोने टोटके और उनके ओछे व्यवहार की बात, सो वह भी ठीक ही कहा है मौसी ने। चाचा से कोई काम बचा नहीं है, और वही भैरव जिसने यह सब किया आज रमेश का सगा बना है। वेनी, रमेश रह कहाँ रहा था अब तक? 10-12 साल से तो देश में दिखाई ही नहीं दिया। मौसी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। चाचा के साथ तुम्हारी ही तरह हमारी भी कोई घनिष्ठता न थी। सुन है कि इतने दिनों तक वह न जाने बंबई था या और कहीं। कुछ कहते हैं उसने डॉक्टरी पास की है और कुछ कहते हैं वकालत। कोई यह भी कहता है कि यह सब तो झूठ है और लड़का शराब पीता है। जब घर में आया था तब भी सकी आंखें नशे से लाल लाल अड़हुल जैसी थी। वेनी ने कहा, अच्छा इतना शराबी? तब तो उसे घर में आने देना ठीक नहीं। मौसी की आंखें विस्मय से फट गईं। वेनी ने उत्साह दिखाते हुए कहा, हाँ, उसे घर में नहीं घुसने देना चाहिए। तुम्हें तो रमेश याद होगा ना? रमा, क्यों नहीं, मुझसे थोड़े ही तो बड़े हैं। और फिर हम दोनों ने साथ ही साथ तो पढ़ा उस शीतला तल्ले वाली पाठशाला में। उनकी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका स्वर्गवास मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ा प्यार करती थी। उनका प्यार कुछ नहीं था, सब अपना काम बनाने की बातें थी। मौसी ने तेवर चढ़ाकर कहा। बिल्कुल ठीक कहा मौसी आपने। छोटी चाची भी। अब इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या फायदा? रमा ने मौसी को बीच में टोककर झल्लाते हुए कहा। रमेश के पिता से इतना झगड़ा होते हुए भी उसकी माँ के प्रति रमा के हृदय में एक विशेष आदर था और एक कसक थी, तथा वह भाव उसके हृदय से अभी तक सर्वथा मिटा नहीं था। वेनी ने रमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यह तो ठीक ही है। छोटी चाची भले घर की थी, आज भी उनकी याद आते ही मेरी माँ का हृदय रो उठता है। फिर बात को तूल पकड़ते देख उसे बदल कर झट बोले, तो फिर ठीक रहा न बहन? अब उसमें कुछ हेर फेर तो ना होगा? रमा ने कहा, भैया बाबूजी कहा करते थे कि दुश्मन, आग और कर्ज का कुछ भी बाकी छोड़ना अच्छा नहीं होता। तारिणी बाबू ने अपने जीते जी हमको कम नहीं सताया। एक बार तो उन्होंने हमारे बाबूजी को जेल भिजवाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी, और यह रमेश उन्हीं के लड़के हैं। यह सब हम कैसे भूल सकती हैं? हम लोग तो न जाएंगे और बस चला तो अपने किसी संबंधी को भी नहीं जाने देंगे। बाबूजी जमीन जायदाद, घर द्वार और धन दौलत का हम दोनों भाई बहनों में बंटवारा तो कर गए, पर देखभाल तो सब कुछ मेरे ही मत्थे है। रमा चुप हो गई। उसके ओठ पर मुस्कान की रेखाएं थीं।
थोड़ी देर शांत रहकर उसने फिर कहा, क्या तुम कोई ऐसी जुगत नहीं निकाल सकते कि कोई भी ब्राह्मण उसके घर न जाए? उसके स्वर में आग्रह मिश्रित गंभीरता थी। जुगाड़ तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, बस तुम्हारा सहयोग बना रहे, फिर किसी बात की चिंता नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसे कुआंपुर गांव से भगाए बिना चैन न लूंगा। तब देखूंगा कौन कौन आते हैं भैरव की मदद को। वेनी ने कुछ और आगे खिसक कर कहा। दांव पेच में तो रमेश भी कुछ कम नहीं है और वही उसकी मदद करेगा। और तो कोई क्यों करने लगा? रमा ने कहा। यही मौका है उसे दबाने का। बांस की टहनी को कच्ची रहते ही तोड़ना अधिक आसान होता है, पकने पर नहीं। अभी तो रमेश इस दुनिया के अनुभव में बिल्कुल कच्चा ही है। अभी वह क्या जाने की जायदाद कैसे चलाई जाती है। वेनी बाबू ने और आगे सरक कर जमते हुए कहा। रमा ने कहा, समझती बूझती तो मैं भी हूँ, तुम न समझोगी तो कौन समझेगा, और फिर इसमें ऐसी गूढ़ बात ही क्या है? सच माने में तुम्हें तो लड़का होना चाहिए था। बड़े बड़े अच्छे जमींदार भी समझ बूझ में तुम्हारा पार नहीं पा सकते। वेनी बाबू बोले और उठते हुए उन्होंने फिर कहा, अच्छा तो मैं अब चलूं, कल फिर समय मिलने पर आऊंगा। रमा अपनी इस तारीफ से प्रसन्न हो उठी थी। वेनी बाबू को जाते देख वह उन्हें तनिक रोकना चाहती थी कि एकाएक आंगन में एक अनजाने भरे हुए गले की ध्वनि, रानी कहाँ है, सुनकर अचकचा उठी। रमा के छुपन में रमेश की माँ उसे इसी नाम से पुकारती थी, लेकिन समय बीत जाने पर उसे यह बात याद न रही थी। वेनी बाबू का चेहरा भयातुर विस्मय से काला पड़ गया। रमेश नंगे पैर, सूखे सिर पर दुपट्टा बांधे आंगन में उसके सामने आ खड़ा हुआ और वेनी बाबू को देखते ही बोला, वेनी भैया, आपको तो मैं सारे गांव में ढूंढ आया और आप यहाँ हैं। अच्छा चलिए, आपके बिना तो सारा काम रुका पड़ा है। रमा भी भागने का कोई रास्ता न पाकर सहमी सी चुपचाप एक ओर खड़ी रही। रमेश उसको देख निश्चय भरे शब्दों में बोला, तुम तो अब इतनी बड़ी हो गई, अच्छी तरह तो रही ना? रमा चुप थी, वह हचकचा भौचक सहमी खड़ी रही। रमेश ने फिर थोड़ा मुस्कराते हुए पूछा, मुझे पहचानती हो ना? वही तुम्हारा पुराना रमेश भैया हूँ। रमा अब भी न बोल सकी। फिर उसने वैसे ही आंखें नीचे किए हुए पूछा, आप तो अच्छे हैं? रमेश ने कहा, अच्छी तरह तो हूँ ही, पर मैं तुम्हारे लिए तुम से आप कब हो गया? फिर रमेश ने वेनी बाबू को संबोधित करते हुए कहा, भैया, रमा की यह बात मेरी स्मृति में आज भी वैसी ही ताजी है। जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था और मेरी वेदना आंसू बनकर बह रही थी, तब रमा ने मेरे व्यथित हृदय को शांत कर आंसू पोंछते हुए कहा था, भैया रो नहीं, तुम्हारी माँ मर गई तो क्या हुआ? क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं? रमा, तुम्हें तो अब यह बात याद न होगी। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने पूछा, मेरी माँ की तो तुम्हें याद है ना? रमा वैसी ही मूर्तिवत खड़ी रही, सिर नीचा किए हुए, और वह रमेश के किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकी। रमेश ने रमा को सुनाते हुए ही कहा, मैं तो यहाँ नितांत शरणार्थी होकर आया हूँ। मेरा यहाँ तुम लोगों के सिवा कौन है? तुम लोगों के बिना गए तो कोई काम नहीं सिमट सकता। मौसी रमेश के पीछे खड़ी खड़ी सब बातें सुन रही थी। जब उन्होंने देखा कि रमेश की बात का कोई भी उत्तर नहीं दे रहा है, तो स्वयं ही सामने आकर बोली, तुम तारिणी के ही लड़के हो ना? रमेश मौसी को पहचानता न था, उसने उन्हें कभी देखा भी न था। जब वे रमा की माँ की बीमारी के समय इस घर में आई थी, तब वह यहाँ से जा चुका था। मौसी तब से यहीं रही। रमेश उनके इस प्रश्न से अप्रतिभ हो उठा। मौसी ने फिर कहा, तुम्हें किसी भले आदमी के घर में बिना कुछ कहे सुने, बिना पूछे ताछे घुस आने में तनिक भी लाज न आए, और ऊपर से यूं बढ़ बढ़कर बातें करते हो। रमेश को सांप सूंघ गया हो जैसे। वैसे ही चित्रवतनी शब्द खड़े वेनी बाबू, मौसी अब मैं चला कहते हुए खिसक गए। अंत में रमा ने ही मुंह खोला, मौसी तुम अपना काम देखो, कहाँ की बकवास में लग गई। मौसी उसे रमा का इशारा समझ और भी तीखे स्वर में बोली, देखो रमा, तुम इस समय चुप रहो। जो बात कहनी है उसे तत्काल कह देना ही अच्छा होता है, फिर के लिए टालना ठीक नहीं। वेनी को इस तरह जाने की क्या जरूरत थी? कह तो जाता कि हम लोग तुम्हारा कुछ दिया तो खाते नहीं, जो तुम्हारी चाकरी करने आए। यह बात स्वयं ही कह जाता, तब तो जानती कि बड़ा मर्द है। तारिणी मरा तो गांव भर का भार उतर गया। रमेश को स्वप्न में भी इन बातों के सुनने की आशंका न थी। रसोई घर की कुंडी झंझनाई, लेकिन किसी ने उसकी ओर कान तक न दिया। मौसी ने मूर्तिवत खड़े रमेश को लक्ष्य कर फिर कहा, मैं दरबान से तुम्हारा अपमान कराना नहीं चाहती। तुम ब्राह्मण के बेटे हो, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। किसी भले आदमी के घर में घुसकर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। रमा तुम्हारे घर नहीं जाएगी। रमेश के मुंह से अनायास ही एक ठंडी सांस निकल गई और इधर उधर देख रसोई घर की तरफ आंख उठाकर उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम था रानी, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करना। तुमने न आने का निश्चय ही कर लिया है, तो फिर मैं अब क्या कहूँ? और रमेश धीरे धीरे वहां से चला गया। किसी ने उसका कोई जवाब न दिया। वह यह भी न जान सका कि रमा रसोई घर में किवाड़ की आड़ में खड़ी टकटकी बांधे अबाक उसी के मुख की तरफ देख रही थी। रमेश के जाते ही वेनी बाबू झट वहां फिर आ पहुंचे। वे वहां से भागे नहीं थे, बल्कि वहीं कहीं छिपकर रमेश के वक्त
हाथ से टलने की बात जोड़ रहे थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मौसी तुमने तो खूब भिगो भिगो कर सुनाई। हम तो कभी इतनी तेजी से कह भी नहीं सकते थे। क्या कोई दरबान इस काम को कर सकता था? मैं तो यहीं खड़ा छिपा छिपा सब सुन रहा था। यह अच्छा ही हुआ कि वह अपना सा मुंह लिए चला गया। मौसी ने स्वाभिमान कहा, अगर तुम हम औरतों पर यह भार छोड़ खिसक न जाकर स्वयं ही यह बात कहते तो और भी अच्छा होता, और अगर अपने मुंह से यह बातें नहीं कह पा रहे थे तो भी यहीं खड़े खड़े सुनते कि मैंने उसे क्या क्या कहा। तुम्हारा इस तरह जाना ठीक नहीं था। मौसी की कड़वी बातें सुन वेनी कुछ अप्रतिभ सा हो गया। वह तय न कर पाया कि इसका क्या जवाब दे। रमा ने रसोई में बैठे बैठे कहा, अच्छा ही हुआ मौसी जो तुमने अपने आप ही इन बातों को कह दिया, और कोई तुम्हारी तरह ऐसी जहरबुझी बातें न कह सकता था। रमा की इस बात पर मौसी और वेनी दोनों ही को विस्मय हुआ, और मौसी ने तीखी आवाज में रमा से पूछा, क्या कहा तूने? कुछ नहीं, तुम अपनी पूजा पूरी कर लो। कई बार उसे यूं ही अधूरी छोड़ तुम्हें उठना पड़ा है। देर हो रही है। आज क्या रसोई वसोई कुछ न करने की बात तय कर ली है? रमा रसोई से बाहर निकल आई, बिना किसी से बोले उधर वाली कोठरी में चली गई। वेनी बाबू कुछ न समझ सके और उन्होंने पूछा, यह सब क्या है? मौसी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं क्या जानूं, इस महारानी की बात समझना हम जैसी नौकरानियों का काम नहीं है। इतना कहकर मौसी विक्षुब्ध हो पूजा में फिर लग गई। वेनी भी वहां से चला गया। अध्याय 2। 100 वर्ष पूर्व बाबू बलराम मुखर्जी तथा बलराम घोषाल विक्रमपुर गांव से साथ साथ आकर कुआंपुर में आ बसे थे। संयोग की बात थी, दोनों अभिन्न मित्र भी थे और दोनों का नाम भी एक ही था। मुखर्जी बाबू बुद्धिमान और प्रतिष्ठित कुल के थे। उन्होंने अच्छे घर में शादी कर रखे और सौभाग्य से अच्छी नौकरी भी पाकर यह संपत्ति बनाई थी। शादी ब्याह व गृहस्थी का जीवन तो घोषाल बाबू का भी बीता था, पर वे आगे न बढ़ सके। कष्ट में ही उनका सारा जीवन बीत गया। उनके ब्याह के मसले पर ही नो में कुछ मनमुटाव हो गया था और उसने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि उस दिन के बाद से पूरे 20 वर्ष तक वे जिंदा रहे, पर एक ने भी किसी का मुंह नहीं देखा। जिस दिन बलराम मुखर्जी का स्वर्गवास हुआ उस दिन भी घोषाल बाबू उनके घर नहीं गए, पर उनकी मृत्यु के दूसरे दिन ही एक अत्यंत विस्मयजनक समाचार सुन पड़ा कि वे मरते समय अपनी संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को और आधा अपने मित्र के पुत्र को दे गए हैं। तभी से कुआंपुर की जायदाद पर दोनों परिवारों का अधिकार चला आ रहा है। इस बात पर उनको भी गर्व है और गांव वाले भी इसे मानते हैं। जिस समय की बात हम कह रहे हैं उस समय घोषाल परिवार भी 2 भागों में बढ़ चुका था। अभी कई दिन हुए तब उसी परिवार के तारिणी घोषाल मुकदमे के काम से शहर कचहरी गए थे, पर उनको तो बड़ी कचहरी का बुलावा आ गया था और वे वहां चले गए। उनके इस असमय स्वर्गवास हो जाने पर कुआंपुर में ही नहीं आसपास भी हलचल मच गई। तारिणी घोषाल परिवार बंटवारे की छोटी शाखा से थे और बड़ी शाखा से वेनी घोषाल हैं, जिन्होंने उनकी मृत्यु पर संतोष की सांस ली। उन्होंने चुपके चुपके ही जुगाड़ लगाया कि किसी तरह उनके श्राद्ध में गड़बड़ी मच जाए। तारिणी रिश्ते में वेनी के चाचा होते थे। पिछले 10 वर्षों से चाचा भतीजों में भी अनबन थी और महीनों तक किसी ने एक दूसरे का मुंह भी न देखा था। तारिणी घोषाल की गृहिणी 10 वर्ष पहले ही मर चुकी थी। तब उन्होंने अपने पुत्र को तो मामा के पास भेज दिया था और स्वयं अकेले ही नौकर चाकर और नौकरानियों के साथ सब काम संभालते, मुकदमे वगैरह करते कराते दिन काटते रहे। रमेश को जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला उस समय वह रुड़की कॉलेज में थे। एक अरसे के बाद वह अपने गांव समाचार मिलते ही चल पड़े और अंतिम संस्कार आदि करने को कल तीसरे पहर अपने घर आ पहुंचे। अब 2 दिन बाद ही बृहस्पतिवार को श्राद्ध होने वाला है। धीरे धीरे पास पड़ोस से सारे बड़े बूढ़े सगे संबंधी जमा हो रहे हैं। घर में काम की चहल पहल मची हुई है। नहीं आ रहे हैं तो उसी गांव के लोग सिर्फ भैरव आचार्य अपने घर वालों के साथ यहाँ काम में हाथ बटा रहे हैं। उनके अलावा अन्य किसी के आने की आशा रमेश को न थी। यह आशा न होते हुए भी रमेश ने तैयारी पूरी की थी बड़े जोर शोर के साथ। वे सवेरे से ही घर के अंदर काम में व्यस्त थे। जब बाहर निकल कर आए उस समय बाहर की बैठक में बुजुर्ग लोग हुक्का पी रहे थे। जैसे ही वे उनके पास जाकर नम्रतापूर्वक कुछ कहने को हुए, वैसे ही उनके पीछे से किसी के आने की आहट पा उधर मुड़कर देखा कि एक सज्जन जो काफी बूढ़े हैं, जिनके कंधों पर एक मैला दुपट्टा पड़ा है, नाक पर एक बड़ा सा चश्मा है जिसकी कमानी टूट गई है और जो डोरी से कान पर विशेष रूप से साधा गया है, बाल सफेद हैं, मूंछें भी जो हुक्के के धुएं से कुछ धुआंरी हो गई हैं। अपने साथ 5-6 लड़के लड़कियों की पलटन लिए खांसते हुए अंदर घुस रहे हैं। अंदर आकर थोड़ी देर तक तो उसी मोटे से चश्मे के अंदर से आंखें फाड़ फाड़ कर वे रमेश को घूरते रहे और फिर एक बार भी फूट कर रो पड़। रमेश पहचान न सका कि ये सज्जन है कौन। रमेश ने घबराकर बढ़कर उनका हाथ पकड़ा, तभी वह भरे गले से बोले, मुझे तो यह आशंका नहीं थी कि तारिणी मुझे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। मैं घोषाल की तरफ से ही होता हुआ आ रहा हूँ। लगी चुपड़ी तो मुझे आती नहीं।
मेरे चटर्जी वंश की परंपरा ही साफ बात करने की है, सो मैं उसके मुंह पर अब भी कहता आया हूँ कि हमारा रमेश श्राद्ध का जैसा इंतजाम कर रहा है वैसा न हुआ है और न करना ही संभव है। इधर तो इतना बड़ा आयोजन देखा भी ना होगा किसी ने। थोड़ा रुक कर फिर बोले, न जाने मेरे बारे में तुमसे ये लोग क्या क्या लगी लिपटी कह रहे होंगे, पर यह तुम जान लो कि मेरा नाम धर्मदास है और सचमुच ही मैं धर्म का दास हूँ। और बूढ़ा अपने भाषण के गर्भ में गोविंद गांगुली के हाथ से हुक्का ले खूब जोर से कश खींचने और फिर खांसने लगा। श्राद्ध के आयोजन की बढ़ाई में धर्मदास ने झूठ नहीं कहा था। वह सा बड़ा आयोजन तो वास्तव में इधर किसी ने कभी नहीं देखा था। कलकत्ता के हलवाइयों ने आकर मिठाइयाँ बनाना शुरू किया था, आगे की तरफ मिट्टी खोदकर। इसी से मोहल्ले टोले के छोटे लड़के लड़की उसी की तरफ चक्कर कर रहे थे। उधर चंडी मंडप के दूसरी तरफ भैरव आचार्य बांटने के लिए थान से धोतियां फाड़ फाड़ कर उनकी तह बनाने में व्यस्त थे। एक तरफ कुछ आदमी बैठे रमेश के इस आयोजन को मूर्खता और फिजूल खर्ची बताकर उसे मुफ्त में ही कोस रहे थे। बेचारे दीन दुखी गरीब खबर पापा कर दूर दूर से चले आ रहे थे। घर भर में कहीं शोर हो रहा था तो कहीं किसी बात पर आपस में कुछ तू मैं हो रही थी। चारों तरफ चहल पहल मची थी। धर्मदास ने खांसते खांसते अपनी आंखें चारों तरफ घुमाकर इस अधिक व्यय का अंदाजा लगाया तो उनकी खांसी और तीव्र हो उठी। रमेश ने उनकी संवेदना पर सकुचाते हुए कुछ कहना चाहा, पर बीच में ही धर्मदास ने उन्हें हाथ के संकेत से रोककर स्मृति के ही नाम पर ढेर सी बातें कह दी जो कुछ समझी न जा सकी। गोविंद गांगुली आ तो सबसे पहले गए थे, परंतु अवसर होने पर भी और चाहकर भी वे तमाम बातें कहने में चूक गए थे जो धर्मदास ने आते ही कह दी। पहला अवसर चूका जानकर वे अपने पर गुस्सा हो रहे थे। अन्ना जानकर और तुरंत ही ऐसा मौका हाथ से न जाने देने के विचार से तपाक से बोले, भैया धर्मदास, जब मैं कल सवेरे घर से निकलकर सीधा यहाँ को ही आ रहा था तो रास्ते में ही वेनी ने मुझे पुकारा कि चाचा हुक्का पीते जाओ। पहले सोचा कि जरूरत ही क्या है उसके पास जाने की, पर तुरंत ही दिमाग ने दौड़ लगाई कि वहां चलकर दिल की टटोल जरूर कर लेनी चाहिए। रमेश भैया, तुम क्या कभी सोच सकते हो कि वेनी ने क्या कहा होगा? बोला, रमेश की सहायता को तुम ही पहुंच गए चाचा, या और कोई भी जाएगा खाने पीने को? बस तुम ही अकेले रहोगे। भला मैं क्यों चूकता? अरे वह बड़ा है तो अपने घर का होगा, और फिर हमारा रमेश किसी से क्या कम है? उसके घर से भला एक मुट्ठी चिड़वा भी जो कभी मिल जाए किसी को। मैंने तपाक से उत्तर दिया, घबराते क्यों हो? रमेश के घर से लौटने और जाने का रास्ता तो यहीं होकर है। जब दीन दुख भिक्षा लेकर लौटने लगे तब दरवाजे पर खड़े होकर जरा देखना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रमेश की उम्र कम है तो क्या दिल पाया है उसने? इतनी उम्र तक तो इनाखों ने कभी इतनी जबरदस्त तैयारी देखी नहीं है। पर धर्मदास, सच पूछो तो तारिणी भैया का ही सारा प्रताप है। वे ही सब कुछ करा रहे हैं ऊपर बैठे बैठे। धर्मदास का दिल महसूस कर रह गया जब उन्होंने देखा कि गांगुली तो इतनी ढेर सी चुपड़ी बातें कह गया और वे खांसते ही रह गए। वे जितना अधिक आवेश में आते, खांसी उतनी ही और भी जोर मारती। वे आगे कुछ कहने को अत्यंत व्यग्र हो उठे, पर घंटों खांसते ही रह गए। गांगुली महाशय ने बातों की दूसरी किश्त शुरू की। बोले, भैया, तुम्हारी माँ जो थी न, वे हमारी सगी फुफेरी बहन की ममेरी बहन थी, राधानगर के बैनर्जी के घर की। हमारा तुम्हारा तो अपना सा मामला है। तारिणी भैया की तो पूछो मत। हर बात में बुलाओ गोविंद को, चाहे मामला मुकदमा हो चाहे और कोई काम। धर्मदास अपनी बात कहने को छटपटाने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश से खांसी को रोका और बोले, क्यों बेकार की बातें मारते हो गोविंद? मैंने भी यहाँ जिंदगी काटी है, सब जानता हूँ। जब उस साल गवाही में चलने की बात चली तो बोले कि पैर में जूता नहीं है, बिना जूता कैसा जाया जाएगा। और जब तारिणी भैया ने जूता दिलवा दिए तब शहर जाकर वेनी की तरफ से गवाही दे आए थे, कहकर धर्मदास खांसने लगे। गोविंद ने पोल खुलती देख लाल पीली आंखें कर कहा, मैंने दी थी गवाही? नहीं दी थी क्या? झूठा दुनिया भर का, तेरा बाप होगा झूठा। गोविंद ने अपना टूटा छाता ताना और फौरन खड़े होकर गरज कर कहा, ठहर तो साले, अभी बताता हूँ। धर्मदास ने भी अपना बांस का सोटा सीधा किया, पर दूसरे ही क्षण बुरी तरह खांसने लगे। रमेश दोनों की बात से दंग रह गया और लपक कर उनके बीच में आकर खड़े हो गए। धर्मदास खांसते खांसते बैठ गए और बोले, साले की बुद्धि तो देखो, मैं साले के नाते बड़ा भाई लगता हूँ। गोविंद ने भी छाता नीचा कर लिया और बैठते हुए बोले, देखो तो भला, यह साला और मेरा बड़ा भाई। हलवाइयों ने भी काम बंद कर तमाशा देखना शुरू कर दिया था। दूसरे लोग भी काम छोड़ शोर सुनकर जमा हो गए। लड़के भी उनकी लड़ाई मजे से देख रहे थे और उन सबके आगे रमेश आंखें नीची किए लज्जित सा डर कर खड़ा था। ब्राह्मण होकर वे लोग इस तरह मामूली सी बातों पर ओछे लोगों की तरह आपस ही में गाली गलौज कर रहे थे। भैरव बरामदे में बैठ कपड़े सी रहे थे और वहीं बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे।
वे भी बाद में वहां आकर बोले, रमेश करीब 401 धोतियां तय हो चुकी हैं और धोतियां जल्दी चाहिए क्या? रमेश से कोई उत्तर ही न देते बना। रमेश की चुप्पी देख भैरव से न रहा गया। वह हंस दिया और सुकोमल स्वर में कहा, वाह गांगुली जी, बाबूजी तो बिल्कुल खोसे गए हैं। आप ख्याल न करें बाबू इन बातों का, ऐसी बातें यहाँ हुआ ही करती हैं और फिर बड़े काम धंधों में इस तरह 2-4 बार तनातनी न हो तो फिर वह बड़ा काम ही क्या। यहाँ तक होता है कि कभी कभी तो मारपीट, खून खराबे तक की नौबत आ जाती है। बाद में फिर उसने चटर्जी की तरफ उन्मुख होकर कहा, चटर्जी महाशय जरा अब चलकर देखिए तो कि धोतियां काफी हैं या और फाड़ी जाएं। तब तक धर्मदास इसका कुछ उत्तर दें। गोविंद महाशय झट से उठकर खड़े हो गए और तपाक से बोले, ठीक तो है ही, यह सब तो चलता ही रहता है, तभी इसे बड़ा काम कहा जाता है। हमारे शास्त्रों तक में तो लिखा है कि बिना लाख बातों के ब्याह नहीं हुआ करते। भैरव, क्या उस साल की बात भूल गए जब मुखर्जी महाशय की रमा के ब्याह में राघव भट्टाचार्य और हारान में सर फुटबॉल तक की नौबत आ गई थी? पर भैया मेरी बात पूछो तो यह काम भी ठीक नहीं। भला ओछे आदमी को, जिन्हें नीच कहते हैं, इस तरह धोती बांटना कहाँ तक ठीक है? तब तुम ही कहो भैरव, यह रुपया पानी की तरह बहाना है या नहीं? नाम हो जाता नाम। यदि कहीं ब्राह्मणों को एक एक जोड़ा धोती और उनके बच्चों को भी एक एक धोती दी जाती तो मेरी राय में यही करना चाहिए छोटे भैया को। धर्मदास भैया, तुम्हारी अपनी क्या राय है इसमें? धर्मदास ने भी पूरी गंभीरता के साथ समर्थन सूचक सिर हिलाकर कहा, बात तो ठीक ही कही गोविंद ने। रमेश भैया, नीच तो बस नीच ही होते हैं, लाख दो पर सब पानी हो जाता है, कभी एहसान तक नहीं मानते। इन ब्राह्मणों की इतनी ऊंची मनोवृत्ति देख रमेश का उदार हृदय चोट खाकर क्षुब्ध हो उठा। वह अब भी नी शब्द ही खड़ा था, पर जिनके मुख से ये बातें निकली थीं वे तो अपनी बातों की उच्चता पर विशेष गर्व का अनुभव कर रहे थे। रमेश को सबसे कगलानी उनके उस आचरण पर ही हो रही थी कि जिन्हें वे नीच कह रहे हैं उन्हीं के समान स्वयं आपस में लड़ बैठे। पर वे तो उस पर तनिक भी सोच नहीं रहे थे। चिकने घड़े पर पानी की तरह उनके लिए बात आएगा होगा थी। भैरव की प्रश्नसूचक दृष्टि अपनी ओर लगी देख रमेश ने कहा, 200 धोतियां और ठीक कर लीजिए। बात को दोहराते हुए गोविंद ने कहा, बिना इतनों के काम नहीं चलेगा। चलो मैं भी चलकर हाथ बटाऊं, तुम अकेले कब तक करोगे? और बिना राय की प्रतीक्षा किए कपड़े की ढेरी के पास जा बैठा। रमेश अंदर जाने को हुए, पर धर्मदास उन्हें एक तरफ बुलाकर ले गए और चुपके से उनके कान में कुछ बोले, जिसके उत्तर में रमेश ने भी स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया और अंदर चला गया। गोविंद गांगुली की तेज कंखियों ने कपड़े ठीक करते हुए भी यह देख लिया। तभी एक और वृद्ध, जो ब्राह्मण ही थे और जिनकी मूंछें ऊपर को ऐंठी हुई थी, रमेश भैया, रमेश भैया कहते हुए वहां आ पहुंचे। उनके 2-3 लड़के लड़कियां भी थीं, जिनमें सबसे बड़ी लड़की के शरीर पर फटी पुरानी डोरिया की एक लाल धोती थी और लड़कों के बदन पर सिर्फ एक लंगोटी। सबकी आंखें उनकी तरफ उठ गई। गोविंद ने उनका स्वागत करते हुए कहा, दीनू भैया आओ बैठो, हमारा परम सौभाग्य है कि आपकी चरण रज यहाँ पड़ी। बेचारा लड़का अकेला है, मारे काम के मरा जा रहा है, तभी आप लोगों की। तभी धर्मदास ने तिरछी तीखी नजर से गोविंद की तरफ देखा, जिसका अर्थ समझ गोविंद ने बात का पहलू बदल कर कहा, आप लोग भैया इधर आने ही क्यों लगे? यह कह उनके हाथ में हुक्का थमा दिया। दीनू भट्टाचार्य जी बैठ गए और हुक्के से 2-3 सूखे कश खींचे, पर वह तो पहले ही जल चुका था। बोले, भाई मैं तो गया बाहर तुम्हारे ससुर के घर तुम्हारी बहू को लेने। कहाँ है रमेश भैया? रास्ते भर सुनता आया हूँ बढ़ाए। खाने पीने के बाद जाते समय सबक 16-16 पूरियां 4-4 संदेश ऊपर से दिए जाएंगे। धीरे से गोविंद ने बात पूरी की, इसके अलावा एक एक धोती भी मिलने की आशा है। मैंने तो कहा था ना तुमसे कि वैसे तुम बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम तो सब चौकस किया जा रहा है, पर वेनी भी अपनी कसर नहीं उठा रख रहा है, हाथ धोकर पीछे पड़ा है। मेरा रमेश का खून एक है, नहीं तो वेनी ने मुझ पर भी डोरे खूब डाले। 2 बार आदमी भेजकर बुलवा चुका है और तुम हुए धर्मदास भैया हुए, सो भी पराए थोड़े ही हो, अपने ही हो। अबे षष्ठी चरण जा चिलम तो भर ला। भैया रमेश जरा सुनना तो, एक बात कहनी है तुमसे। और रमेश को एक तरफ ले जाकर गोविंद गुपचुप बोले, धर्मदास की औरत अंदर आ गई है क्या? होशियार रहना भैया, उसके हाथ कुछ सौंप न देना, वहां का सारा घी, आटा, तेल, नमक आधा आधा साफ गायब कर देगी। मैं अभी जाकर तुम्हारी मामी को ले आता हूँ, चिंता मत करो किसी बात की, सारा प्रभ धा कर संभाल लेगी। जरा सा तिनका भी कहीं इधर का उधर जो हो जाए, मजाल है। रमेश सिर हिलाकर चुप हो गया, किंतु उसे विस्मय यह सोचकर हुआ कि धर्मदास की बहुत धीरे से कही हुई अपनी स्त्री को भेज देने की बात गोविंद ने कैसे भांप ली। जब ये बातें चल रही थी तभी 2 नंगे धड़ंगे लड़के आकर दीनू के कंधों से लिपट कर कहने लगे, हम संदेश खाएंगे बाबा। दीनू ने एक बार लड़कों की तरफ देखा, फिर रमेश और लड़कों की तरफ देखकर बोले, मेरे पास धरे हैं संदेश जो तुम्हें दे दूं।
लड़कों ने हलवाइयों की तरफ संकेत कर फिर वही बात कही। फिर और भी लड़के लड़कियां जमा हो गए संदेश मांगते हुए। रमेश व्यग्र हो बोला, बच्चे अपने अपने घरों से तीसरे पहर के निकले हैं, भूखे होंगे। अरे थाल इधर ले आना जी। क्या नाम तुम्हारा? हलवाई के संदेश का थाल लाते ही लड़के बंदरों की तरह से उस पर टूट पड़े और लूट मचा दी। उन्हें खाते देख द नू की जुबान पर भी लुआब आ गया और आंखें गीली और तीखी हो गईं। बोले, मुनिया अरे बता तो बने कैसे हैं संदेश, या बस खा रही है? मुनिया ने खाते खाते ही संदेश के बढ़िया होने की तारीफ की, पर इससे तो दीनू की लालसा मिटी नहीं। फिर बोले, बस तुमको तो मीठा ही चाहिए, अच्छे बुरे की तुम्हें क्या तमीज। अरे भाई हलवाई, अभी से कढ़ाई उतार दी। गोविंद भैया अभी तो दिन है ना। हलवाई ने लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ हाँ अभी तो दोपहर है, यह समय तो हो गया, अब भी संध्या पूजा नहीं कर सकेंगे, तब फिर कब करेंगे? हिम्मत करके दीनू बोल ही पड़े, एक गोविंद भैया को भी दो न, जरा चक्कर परख करें तो तुम्हारे कलकतिया हाथ की। नहीं नहीं मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मानते तो फिर दे दो, आधा काफी है। ओ षष्ठी चिरण, पानी ला तो जरा, हाथ तो धो लूं। तभी रमेश ने षष्ठी को पुकारकर अंदर से 3-4 तश्तरियां लाने को भी कह दिया। अंदर से पानी के गिलास और तश्तरियां आ गईं और पलक झपते ही आधा थाल चट कर दिया। दीनानाथ महाशय मुंह का माल अंदर निगलते हुए कारीगरों की तारीफ में बोले, भैये है कलकत्ते का ही हाथ। मानते हैं भाई धर्मदास। धर्मदास की तश्तरी अभी खाली न हो पाई थी, मुंह भी ठसाठस भरा था। तभी दीनानाथ के समर्थन में कुछ बोल तो न सके, पर उनकी मुख मुद्रा साफ बता रही थी कि उनका भी रोम रोम तारीफ कर रहा है। गोविंद ने सबके अंत में हाथ धोने के लिए बढ़ते हुए कहा, हाँ भाई मानते हैं, कलकत्ते का नाम निभा चले भाई। हलवाई भी अपनी बड़ाई सुन गदगद हो गया और अनुरोध के स्वर में बोला, जरा नुक्ती का लड्डू भी खाकर देखिए कैसा बना है। गोविंद गांगुली की जुबान को एक पल की भी देर न लगी, जैसे कि पहले से ही तैयार थे उत्तर के लिए। मिठाई के लुआब से लिपिड़ सिपिड़ करते बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर चखेंगे, लाओ ना। और लड्डू भी आए। रमेश दंग हो रहा था उन सब के व्यवहार देख देख। संदेश की तादाद से अधिक खाए जा चुके थे, फिर भी लड्डू पर उन लोगों का हाथ साफ करना वे चकित दृष्टि से देख रहे थे। दीनानाथ तो खा ही रहे थे। अपनी लड़की की ओर भी उन्होंने नुक्ती के 2 लड्डू बढ़ाए। मुनिया ने कहा, पेट में जगह नहीं रही। दीनानाथ महाशय बोले, अरे पगली, नहीं खाया जाएगा, जरा जाकर पानी से गला तर कर ले, सूख गया होगा। और तब भी न खाया जाए तो धोती की खूंट में बांध ले, सवेरे खा लेना भाई खूब। क्या कहने, बड़े ही अच्छे बने हैं। खूब खिलाया। लेकिन रमेश, क्या 2 ही मिठाई बनवाई है? हलवाई ने भी अपनी बड़ाई होती देख खुश होकर कहा, अभी क्या है, अभी तो रसगुल्ला, खीमोहन। दीनानाथ ने रमेश की तरफ देखकर कहा, वाह भाई वाह, खीमोहन भी बना है, पर दिखाया तो नहीं। खीमोहन तो राधानगर के बोस बाबू के घर में खाया था। क्या कहने थे उस खीमोहन के, स्वाद आज तक भी बना हुआ है जुबान पर। क्या कहूँ भैया, खीमोहन मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि। तभी रमेश ने राखाल से, जो किसी काम से बाहर जा रहा था, भैरव आचार्य को खीमोहन भिजवाने के लिए कहला भेजा। शाम हो गई है, पर यह ब्राह्मण मंडली खीमोहन की आशा में पलक पांवरे बिछाए जीभ से बार बार होंठ साफ करके बैठी है। राखाल ने लौटकर उत्तर दिया, आज भंडार का ताला बंद हो गया है, सो अब नहीं खुलेगा किसी भी चीज के लिए। रमेश को कुछ बुरा मालूम हुआ। वह बोला, कह दो जाकर कि मैं मंगवा रहा हूँ। रमेश के तेवर में बल देखकर सहसा गोविंद गांगुली ने कहा, इस भैरव की बुद्धि देखी तुमने भैया, जैसे सबसे ज्यादा उन्हीं को कलक हो। तभी तो कहता हूँ। तभी राखाल ने बीच में ही बात काट कर कहा, उस घर से आकर मालकिन ने भंडार पर ताला लगा दिया है, उसमें आचार्य जी भला क्या कर सकते हैं। गोविंद और धर्मदास दोनों ही विस्मय से दंग रह गए। बोले, मालकिन कौन? रमेश ने भी विस्मयान्वित हो पूछा, ताई जी आई हैं क्या? जी। आते ही उन्होंने छोटे और बड़े भंडार की ताली अपने कब्जे में कर उनमें ताला डाल दिया है। रमेश सुनकर विस्मयानंद के मारे अभिभूत हो गया और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। अध्याय 3। ताई जी, रमेश ने पुकारा। उस समय वे भंडार में थीं। आवाज सुनते ही बाहर निकल आई। वेनी को देखते हुए, उनकी उम्र 50 साल के करीब होनी चाहिए, वैसे उनके गठे शरीर को देखकर तो वे 40 के लगभग जान पड़ती थीं। आज उनका रंग साफ और गोरा था। उनकी जवानी में उनकी सुंदरता की दूर दूर तक चर्चा थी और वह सौंदर्य आज भी शरीर के गठन के साथ बना हुआ था। बाल उनके विधवाओं की तरह कटे हुए थे, जिनकी छोटी छोटी घुंघराली लंटें माथे पर आकर उनकी सुंदरता को बढ़ा रही थीं। कान प्रत्यंग, चिबुक, होंठ, कपोल सारे के सारे उनकी सुंदरता के प्रमाण बने थे। उनकी आंखें तो मानो रस में डूबी हुई थीं। रमेश उनकी छवि की तरफ एकटक देखता रहा। ताई जी और रमेश की मां में बड़ी घनिष्ठता थी। काफी दिनों तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई थी। सास नंद
के तानों से तंग आकर दोनों साथ बैठकर रोई थीं और तभी पहली बार एक ही दुख से दुखी होने के नाते दोनों में प्रेम का सूत्रपात हो गया, जो अंत तक बना रहा। रमेश को भी वह विशेषता प्यार करती थी। आज एक अरसे का बाद जब रमेश की माँ अपनी देवरानी के भंडार में गई, तभी से अपने हाथ से संजो कर रखे गए सामान को देख देवरानी की याद आ गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों के घर में आपसी मनमुटाव काफी दिनों पहले से चला आ रहा था, यहाँ तक कि मुकदमेबाजी तक की नौबत आ जाती थी और वही मनमुटाव अब तक भी न टूटा था। रमेश की आवाज़ सुनकर वे अपनी गीली आंखें पोंछ बाहर निकलीं। उस समय उनकी आंखें लाल हो रही थीं और उनमें विषाद की आभा झलक रही थी, जिसे देख रमेश चकित सा खड़े रह गया। ताई जी का दिल भी रमेश के लिए भर आया, जिसके न माता थी न पिता, पर अपने को संयत रख हंसते हुए बोली, पहचान लिया मुझे बेटा रमेश। जब रमेश की माँ का देहांत हो गया था तब इन्हीं ताई जी ने उसे अपनी छाती से लगाकर पाला था और जब तक वह अपने मामा के घर नहीं गया था तब तक इन्हीं के प्यार में उसका शरीर बड़ा था। पर कल जब वह इन्हीं ताई जी के घर मिलने गया तो उन्होंने घर पर नहीं है कहकर टलवा दिया था और उसके बाद मौसी ने वेनी के सामने और उसके पीछे भी उसका घोर अपमान किया था। तब उसके टूटे दिल से एक आह निकली थी, मेरा यहाँ कोई नहीं है। पर आज उन्हीं ताई जी को अपने आप आकर भंडार की कुंजी संभालते देख वे विस्मय से चित्रलिखे से खड़ा उनकी तरफ देखते रहे। उनको इस तरह खड़ा देखकर विश्वेश्वरी ताई जी ने कहा, बेटा ऐसे मौकों पर दिल कमजोर करने से काम नहीं चलता। विश्वेश्वरी के स्वर में उन्हें कोमलता का तनिक आभास नहीं मिला। वे कल के उनके व्यवहार से उनका प्यार उमड़ता देख रूठने का सा उपक्रम कर रहे थे, पर तुरंत ही उन्होंने अनुभव कर लिया कि यहाँ इससे काम नहीं चलने का। जहाँ किसी को किसी पर रूठने का अधिकार होता है वहाँ निभाव भी होता है, अन्यथा और विशेष कष्ट ही होता है। उसने जरा तुनक कर कहा, मेरा जी कमजोर नहीं ताई जी, मैं तो तब जो बन पड़ता आप ही कर लेता, फिर तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी। वे फिर मृदु हंसी हंस पड़ी, बोली, तुम मुझे बुला कर लाए होते तो तुम्हारे सवाल का जवाब देती। सो तुम तो बुला कर लाए नहीं। वैसे यह सुन लो कि जब तक सारा काम नहीं हो जाता अंदर के सब काम मेरे ऊपर रहेंगे। भंडार से भी सब चीजें यूं ही नहीं निकलेंगी। रोज जाते समय उसमें ताला डालकर ताली तुम्हें सहेज जाया करूंगी और आते समय ले लूंगी, रोज समझे। अच्छा, क्या उस रोज वेनी से मुलाकात हुई थी? रमेश को इस प्रश्न ने अजीब असमंजस में डाल दिया। क्या जवाब दे, उसने सोचा। पता नहीं इनको अपने पुत्र के व्यवहार का पता है या नहीं। फिर बात को टालकर बोला, उस समय वे घर पर मिले नहीं। रमेश ने ताई जी के मुख पर झलकती प्रश्न की व्यग्रता को अनुभव किया। रमेश के उत्तर से उनका खिंचाव ढीला पड़ा और मंद मुस्कान उनके होंठों पर खेलने लगी। बोली, वाह वाह, एक बार नहीं मिला तो दूसरी बार जाते। मैं जानती हूँ कि वह तुम लोगों से नाराज है, पर तुम्हें तो अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। वह तुम्हारा बड़ा भाई है और इस समय तो हर किसी से विनती अनुरोध से अपने सारे झगड़े मिटा लेने चाहिए। मैं सोचती हूँ कि इस समय वह घर पर ही होगा। जाओ मेरे बेटे, इस समय उससे मिलाओ। रमेश के मन में जो संदेह काम कर रहा था उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ था और न उसके इस आग्रह का ही कारण उसे समझ पड़ा। वह उसी के समझने में असमंजस में पड़ा था। तभी विश्वेश्वरी ने तनिक उसके और नजदीक आकर धीरे से कहा, तुम तो अभी कल आए हो, क्या जानूं ये लोग कैसे हैं जो सब बाहर बैठे बातें बना रहे हैं, कहीं इनकी बातों में मत आ जाना। तुम अब जरा अपने बड़े भैया के पास मेरे साथ चलो। रमेश ने भी दृढ़ता से कहा, ताई जी, बाहर जो लोग इस समय बैठे हैं वे कैसे भी हों, पर इस समय तो वे मेरे अपने ही हैं। रमेश की बात सुनते ही ताई जी के चेहरे का भाव अजीब तरह से परिवर्तित हो गया, जिसे देख रमेश की आगे की बात मुंह में ही रह गई और वे ताज्जुब से उनकी तरफ देखते रहे। उनका चेहरा एकदम फंका पड़ गया था। थोड़ी देर उसी अवस्था में रहकर ताई जी ने लंब ठंडी सांस खींचकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं जाना चाहते उसके पास तो फिर तुमसे कुछ कहना ही व्यर्थ है, पर इतना तो कह ही देती हूँ कि चिंता मत करना तुम किसी बात की। मैं फिर सवेरे ही आ जाऊंगी, कहकर वे अपनी नौकरानी को बुलाकर उसके साथ पीछे की खिड़की के बाहर चली गई। रमेश को वेनी से मिलने में अन्यमनस देखकर उन्होंने समझ लिया कि वह वेनी से मिल चुका है और निश्चय ही उससे कोई बात हो गई है। कुछ देर तक तो रमेश उस ओर ही देखता रहा जिधर से वे गईं, फिर उदास चेहरे सहित बाहर निकल कर आया तो तुरंत ही उनसे गोविंद ने उद्विग्न हो पूछा, बड़ी माता जी आई थी क्या? हाँ, सुना है, भंडार की ताली भी अपने साथ लेती गई हैं। रमेश ने बिना बोले ही सिर हिलाकर उसका उत्तर दे दिया। वैसे तो उन्होंने ताली देकर जाने को कहा था, पर चलते समय न जाने क्यों अपने साथ ही लेती गई। क्यों धर्मदास, क्या कहा था ना मैंने? सच ही निकली मेरी बात। रमेश भैया, तुम समझे इसका मतलब, गोविंद बोले। रमेश को गोविंद की बात बुरी लगी, पर समय का विचार कर कुछ कहना ठीक नहीं समझा। दीनू भट्टाचार्य अभी तक मौजूद थे। वे अजीब भोंदू किस्म के आदमी थे, तभी तो बिना लिहाज के मैं बाल गोपालों के भरपेट मिठाई चढ़ा गए थे। वे आशीर्वाद देने का अवसर पाए बिना जा कैसे सकते थे। अब अवसर पाकर बोले, इसका मतलब समझना क्या मुश्किल है।
वे रंग ढंग समझती हैं। तभी ताली अपने साथ लेती गई हैं। दीनू की इस बात ने गोविंद के आग लगा दी। तुनक कर बोले, तुम बिना समझे सोचे हर बात में टांग क्यों अड़ा दिया करते हो? क्या समझो तुम इन सब बातों को? गोविंद की डांट से वह और मुंहफट होकर बोले, वाह, बात ही ऐसी कौन सी टेढ़ी है इसमें जो समझ में ना आए? सीधी सी तो बात है कि बड़ी माता जी आकर भंडार का ताला बंद कर ताली अपने साथ लेती गई हैं। तुम्हारे आने का काम तो पूरा हो गया, अब तुम घर जाओ बस। अब तो घर भर ने मिलकर खूब भरपेट खा भी लिया और खूब बांध भी लिया, अब और क्या काम बाकी है तुम्हारा? रहा खी मोहन, सो अब उसे परसों ही खाना, अब और कुछ नहीं मिलने का, गोविंद ने कहा। रमेश को अब गुस्सा आ गया था और बेचारे दीनू तो मारे लज्जा के और भी दीन हुए जा रहे थे। रमेश ने गोविंद को रोक दिया, नहीं तो और भी जाने क्या क्या उनकी जुबान से न कल सकता था। जरा तेज स्वर में बोला, हर किसी का बेकार अपमान करने की आपकी यह क्या आदत है गांगुली जी? गोविंद चौंक पड़े और तुरंत ही संयम में हो जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए बोले, अपमान तो मैंने भैया किसी का नहीं किया। जो कहा है वह सच कहा है, कोई 1.25 हाथ तो मैं 1.5 हाथ। अरे तुम ही देखो धर्मदास भैया, इस ब्राह्मण की गुस्ताखी। गोविंद की इस ढिठाई पर रमेश दंग रह गया। उसके उस चेहरे की तरफ देखकर दीनू ने स्वयं ही कहा, रमेश भैया, जग जाहिर है कि मेरे पास ना खेत है ना मकान, गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षावृत्ति पर ही जीवन चलता है मेरा व मेरे परिवार का। कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि बच्चों को अच्छी चीज खिला सकूं। जब कभी बड़े आदमियों के यहाँ कोई बड़ा काम होता है, तारिणी भैया का तो नियम ही था हम लोगों को खिलाने पिलाने का, और मैं निश्चित कह सकता हूँ कि हम लोगों के भरपेट खाने से उनकी आत्मा को खुशी होगी। कहते कहते उनके दीन नेत्रों में आंसू भर आए। अपने मैले दुपट्टे के छोर से आंसू पोंछकर वे आगे बोले, भैया, मैं नहीं, मुझ जैसे सभी आसपास के जितने भी गरीब हैं, कभी तारिणी भैया के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटे। किसी को कानो कान भी खबर न हो पाती थी, यहाँ तक कि उनका बायां हाथ भी उसे नहीं जान पाता था। अच्छा, अब चला, आप लोगों का समय अब और नष्ट न करूंगा। मुनिया, ओ हरिधन, चलो अब घर चलें, कल सवेरे फिर आएंगे। भैया, तुमसे कुछ कहने लायक तो हूं ही क्या, पर सदैव मेरा यह आशीर्वाद है कि अपने पिता ही की तरह हो और खूब लंबी उम्र हो तुम्हारी। रमेश उनके साथ काफी दूर तक गया और रास्ते में बोला, दया बनाए रखिएगा भट्टाचार्य जी मेरे ऊपर जरा। कहते संकोच सा मालूम होता है, पर अगर मेरे घर में हरिधान की माँ के चरण पड़ते तो मैं अपने को धन्य समझता। दीनू ने एकदम रमेश के दोनों हाथ थाम लिए और कोमल स्वर में बोला, रमेश भैया, नाहक मुझे क्यों लज्जित करते हो? मैं दीन ब्राह्मण हूँ किस योग्य? और वे अपने सब बाल गोपालों के साथ घर चले गए। रमेश भी लौटकर आ गया। जाते समय वह गोविंद से कुछ कटु शब्द कह गए थे। उनकी याद आते ही वह कुछ कहना चाहता था, पर गोविंद ने बीच में ही कहना शुरू कर दिया। बोले, भैया रमेश, तुम हमें जब बुलाते तभी हम आते और सारा काम आप ही करते। अपना ही काम है यह तो। धर्मदास, जो अब तक हुक्का ही गड़गड़ा रहे थे, अब लाठी के सहारे खड़े होकर खांसते खांसते बोले, वेणी नहीं है हम लोग की जिसकी पैदाइश का ही नहीं पता। समझे कि नहीं? रमेश को धर्मदास की इस भोंडी गंदी बात ने तिल मिला दिया, पर कुछ कहा नहीं। उसने अब तक वह यह अच्छी तरह से समझ चुका था कि अशिक्षित होने के कारण ही जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे ये लोग बक देते हैं। जब सब चले गए तो रमेश ने वेणी बाबू के पास जाने की सोची। ताई जी का आग्रह अब तक उसके मन में घुमड़ रहा था। वेणी बाबू के चंडी मंडप में जब वे पहुंचे तब रात के 8 बजे थे। अंदर से किसी बात पर घोर विवाद की आवाज सुनाई पड़ रही थी। सबसे तीव्र स्वर गोविंद गांगुली का था। वे पूरे दावे के साथ कह रहे थे, वेणी बाबू, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मरते समय तारिणी बाबू ने एक पैसा भी नहीं छोड़ा था, और यह जो इतना ठाट बाट हो रहा है तो निश्चय जानो कि रमेश ने नंदी की कोठी से कुछ नहीं तो 3000 रुपए तो कर्ज काढ़ा ही है। देखना, हम सबके देखते ही देखते 4 दिन में सारी शान न किरकिरी हो जाए तो कहना। भाई, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, नहीं तो बदन तो उभरेगा ही। गोविंद चाचा, तो फिर पक्का पता लगाना चाहिए इस बात का। वेणी के स्वर में उत्साह था। देखते चलो, इस बार उस घर में अच्छी तरह मैं स्थान तो बना लूं, तब फिर। बाहर कौन खड़ा है? रमेश भैया। अरे वाह, इतनी रात गए बाहर, हम सब मर गए थे क्या? रमेश ने उनको तो कुछ उत्तर दिया नहीं। आगे बढ़कर वेणी से कहा, मैं आपके ही पास आया हूँ बड़े भैया। वेणी तो हक्का बक्का हो गए, बोल ही न सके। गोविंद ने ही तुरंत उत्तर दिया, हम तो इसीलिए इनको समझाने आए थे कि भाई तारिणी भैया का झगड़ा उनके साथ रहा सो वह उनके साथ ही खत्म हो गया। अब तो मेल हो जाए तुम दोनों में, तो हम सबको वह शुभ घड़ी देखकर आंखें ठंडी करने का अवसर मिले। हमें तो आशा थी कि तुम आओगे ही। बड़े भाई भी तो पिता के समान होते हैं। हालदार मामा, तुम्हारी क्या राय है? पर आप खड़े क्यों हैं अभी तक? बैठिए न। अरे है कोई, एक कंबल या आसन लाकर बिछा दे यहाँ। वेणी बाबू, आप बड़े भाई लगते हैं। आप ही इस तरह अलग अलग रहेंगे तो फिर काम नहीं चलने का। और फिर अब तो बड़ी माता जी भी वहां हो आई हैं, फिर आपको अब क्या?
सहसा वेनी चकित रह गए, पूछा अम्मा गई थी क्या वहां? गोविंद तो चाहते ही थे कि वे चौंकें। अपनी बात का ठीक असर देख प्रसन्न हुए, पर उस भाव को छिपाकर विस्तार से बोले गई ही नहीं है, बल्कि भीतर का सारा काम धंधा और भंडार का चार्ज भी ले लिया है उन्होंने। और न लेती तो और कौन आता संभालने भाई? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। गोविंद ने ही दीर्घ श्वास लेकर कहा, गांव भर में उन जैसा तो कोई है नहीं, और न यही आशा है कि कभी हो भी सकेगा। कहोगे कि ठकुर सुहाती कह रहा हूं, पर बात सच है कि बड़ी माँ जी लक्ष्मी है पूरी। सबको ऐसी माँ मिलने का सौभाग्य नहीं होता। और दीर्घ श्वास छोड़ शांत हो गए। कुछ देर तक सब लोग मौन रहे, फिर वेनी बाबू ने धीरे से कहा, अच्छा। तपाक से गोविंद फिर उन पर अपनी बात का रद्दा रखते हुए बोले, नहीं वेनी बाबू, केवल अच्छा भर कह देने से काम नहीं चलने का। सारा काम आपका इंतजार कर रहा है, चलकर सब संभालिए। हाँ भाई, सभी तो यहाँ पर हो, किस किस को निमंत्रण दिया जाएगा? अभी यहीं बैठे बैठे क्यों ना बना लिया जाए? रमेश भैया क्या कहते हो? हालदार मामा, धर्मदास भैया बोलो ना, क्या राय है तुम सबकी? आप लोग तो बता सकेंगे कि किसको बुलाया जाए किसको नहीं। रमेश ने अनुरोध के स्वर में कहा, मेरा परम सौभाग्य होता बड़े भैया यदि आप एक बार मेरे घर जब अम्मा हो आई हैं तब मैं जाऊं या न जाऊं। गोविंद चाचा क्या राय है तुम्हारी? रमेश ने गोविंद को कुछ कहने का अवसर न देकर कहा, मैं आपको अधिक कष्ट तो नहीं देना चाहता भैया, सिर्फ एक बार अगर विशेष कष्ट न हो तो देखभाल आइएगा। गोविंद कुछ कहना चाहते थे, पर बिना कुछ सुने ही रमेश वहां से चल दिया। उनके जाने के बाद गोविंद ने बाहर जाकर देख लिया कि दरअसल वह चले गए कि नहीं। फिर आकर बोले, देखा आपने धन दौल वेनी बाबू? वेनी उस समय कुछ और ही सोच रहे थे। गोविंद को उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गोविंद की पहली बातें भी रमेश ने सुन ली थी, और उसके पहुंचने पर उसने जो बातों का रुख पलटा था वह भी देखा था। तभी उनका मन मारे घृणा के भर उठा था। जाते समय यही सोचते हुए वह आबादी दूर निकल आया, तब वह वहां से फिर लिया। उस समय भी वहां खूब जोर से बातें चल रही थीं, पर अब के वहां खड़े होकर सुनने की इच्छा न हुई। सीधे अंदर घुसते चले गए और अंदर जाकर ताई जी को पुकारा। उस समय ताई जी अकेली चुपचाप अंधेरे में सामने वाले बरामदे में बैठी थीं। रमेश की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। बोली, इतनी रात को कैसे बेटा? रमेश पास पहुंच गया तो उन्होंने कहा, रुको मैं किसी से रोशनी लाने को कह दूं। पर रमेश दिया लाने को मना कर वहीं बैठ गया। ताई जी ने फिर अपना प्रश्न उठाया, इतनी रात में कैसे आए बेटा? रमेश ने सहज सरल स्वर में कहा, निमंत्रण नहीं दिया है अभी तक किसी को, उसी बारे में पूछने आया हूँ। यह तो बड़ा विकट काम है। अच्छा, गोविंद वगैरह सब लोग क्या कहते हैं? मैं तो आज जो आप कहेंगी सो करूँगा। न मैं जानता हूँ और न जानना ही चाहता हूँ कि वे लोग क्या कहते हैं। रमेश के स्वर ने उन्हें विस्मय में डाल दिया। कुछ देर बाद बोली, तब तो कहते थे कि इस समय यही तुम्हारे सब कुछ हैं। खैर छोड़ो उस बात को, हम औरतों की भला उस मामले में क्या चलेगी। यहाँ तो सभी जगह यही खटराग है कि यह वहाँ नहीं खाता तो वह यहाँ नहीं खाता। यही सबसे बड़ी मुश्किल अटका करती है हर काम के समय। रमेश ने भी 2-4 दिन में ही जान लिया था कि कैसी कैसी बातें उठती हैं यहाँ पर। पूछा उन्होंने, ऐसा क्यों होता है ताई जी? यहाँ रहने पर सब समझ लोगे। यहाँ बात बात में झूठे सच्चे दावेदार बनकर अदालत कचहरी तक होती है। यही राग चलता रहता है बेटा। अगर मैं पहले से तुम्हारे यहाँ पहुँच जाती तो कभी इतना तूल न करने देती। अब तो यही चिंता है कि श्राद्ध के दिन क्या होगा। उद्धरण। रमेश ताई जी का मंतव्य समझ ना पाया, उद्विग्न हो बोला, पर मुझे इन दलबंदियों से क्या मतलब? अभी कल तो मैं आया हूँ, यहाँ मेरी किसी से क्या दुश्मनी है? इसलिए मैं इन दलबंदियों का विचार न कर सभी ब्राह्मणों और गरीब शूद्रों को नेता दूंगा, पर आपकी आज्ञा तो लेनी होगी। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद ताई जी ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, इस तरह से कहूँ भी तो बड़ी हाय तौबा मच जाएगी। पर इसके ये मानी नहीं कि तुम गलत कहते हो। तुम्हारा कहना भी ठीक है, पर इतने भर से ही काम नहीं चल सकता। जिसे समाज ने अपने से अलग कर दिया है तो उसे नहीं बुलाया जा सकता। समाज का किया चाहे गलत ही हो मानना होगा, न मानने से तो समाज चल ही नहीं सकता। इस समाज के कर्णधारों की उच्चता का परिचय रमेश को अभी अभी बाहर की घृणास्पद बातों से मिल चुका था, जो उन्हें विशेष ग्लानि से अभिभूत कर रहा था। उन्होंने उसी आवेश में कहा, यहाँ के समाज के कर्णधार यदि धर्मदास और गोविंद ही हैं तो उसमें सचमुच ही किसी तरह की शक्ति न रहे तभी अच्छा है। उनके आवेश को देखकर ताई जी ने संयत शांत स्वर में कहा, इनके अलावा तुम्हारे बड़े भाई भी उसी समाज के प्रमुख अंग हैं। रमेश ने इसका कोई उत्तर न दिया। ताई जी ही बोली, इन लोगों की राय से काम करना ही ठीक होगा रमेश। उन्होंने तो अपने जाने काफी दूर की बात सोचकर ही कही थी, पर रमेश अपने आवेश में उसे समझ नहीं सका। बोले, मेरा यहाँ किसी से भी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। अभी आप ही ने कहा कि यहाँ दलबंदियां हैं, जिनका मेरी समझ में मुख्य कारण वह व्यक्तिगत द्वेष ही है। फिर भला मैं कैसे किसी को न्योते से अलग कर सकता हूँ?
ताई जी ने जरा हंसते हुए स्वर में कहा, मैं भी तो कुछ तेरी भलाई सोचकर ही कह रही हूँ। तेरी माँ की जगह हूँ मैं। मेरी बात न मानना भी तो ठीक नहीं, पर मैं तो सभी को बुलाने का निश्चय कर चुका हूँ। ताई जी ने खिन्न होकर कहा, तब तो फिर मेरी आज्ञा लेने नहीं आए, सिर्फ मुंह दिखावा ही करने आए हो। रमेश ने उनके स्वर से समझ लिया कि वे खिन्न हो गई हैं, पर अपना निश्चय नहीं छोड़ा उन्होंने। बोला, मुझे तो आशा थी कि मेरा जो काम ठीक होगा उसे आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, पर बीच में ही ताई जी ने कहा, पर तुम्हें यह भी तक सोचना चाहिए था कि मैं अपनी संतान का विरोध नहीं कर सकती। रमेश इस चोट से विह्वल हो उठा। कल से वह ताई को हर मायने में अपनी मां ही मानने लगा था, पर यह सत्य है कि उससे पहले और अधिक गहरा स्थान उनकी संत न ने उनके हृदय में बना रखा है, और यह विचार उसकी आशा पर आघात करने लगा। थोड़ी देर मौन रहकर उठकर खड़े होते हुए उन्होंने कहा, मैं यह जानता था, तभी कहा था कि मेरे किए जो कुछ हो सकेगा अपने ही आप कर लूंगा। आप कष्ट न करें, आपको बुलाने का दुस्साहस नहीं किया था मैंने। ताई जी सुनकर मौन रहीं। जब रमेश उठकर जाने लगा तब बोली, तो फिर अपने भंडार की ताली भी लेते जाओ बेटा। और ताली लाकर उन्होंने रमेश के पैरों पर फेंक दी। रमेश स्तब्ध खड़ा देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद ताली उठाकर धीरे धीरे बाहर चले गए। कुछ घंटे पहले ही उनके दिल ने कहा था, अब किसी बात का डर नहीं, ताई जी सब संभाल लेंगी। पर एक रात न बीती कि उसी दिल को एक ठंडी आह भर कर कहने पर विवश होना पड़ा, नहीं, नितांत अकेला हूं मैं, कोई नहीं है इस संसार में मेरा, ताई जी भी नहीं। अध्याय 4। श्राद्ध खत्म हो चुका है। रमेश आमंत्रित लोगों से परिचय कर रहा है। भीतर दावत के लिए पत्तल आदि बिछाई जा रही हैं। तभी भीतर सहसा कुछ शोर मचने लगा, जिसे सुनकर रमेश घबराकर अंदर गया। उसके साथ बहुत से लोग अंदर आ गए। परान हालदार के साथ झगड़ा हुआ था। एक अधेड़ उम्र की स्त्री गुस्से से आंखें लाल पीली कर डट कर गालियां सुना रही है, और चौके के दरवाजे के पास एक विधवा स्त्री जिसकी उम्र 25-26 वर्ष की है, सिकुड़ी सहमी सी खड़ी थी। जैसे ही रमेश अंदर पहुंचा, उसे देखते ही वह अधेड़ स्त्री और भी तेज हो चिल्लाने लगी, तुम ही बताओ, तुम भी तो गांव के एक जमींदार हो, क्या ब्राह्मणिक शांति की इस गरीब कन्या का ही सारा दोष है? कोई हमारा है नहीं। तभी मन चाहे जितनी बार हमारे ऊपर जुर्माना कर, उसे वसूल भी कर लो, और फिर समाज से खारिज के खारिज ही। इन्हीं गोविंद ने वृक्षारोपण के समय 10 रुपया जुर्माना लगाकर स्कूल के नाम से लिया था, और शीतल पूजा के नाम पर भी उन्होंने ही 2 जोड़ी खस्सियों की कीमत भी रखवा ली थी। पूछो न इन्हीं से सच कहती हूँ कि नहीं, फिर बार बार एक ही बात पर क्यों तंग किया जाता है हम सबको? रमेश भौचक्का सा हो गया, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। गोविंद गांगुली ही सारी परिस्थिति को खुलासा करने के लिए उठकर खड़े हुए। खड़े होकर एक बार रमेश और एक बार उसी स्त्री की तरफ गंभीर मुद्रा में देख गंभीर स्वर में बोला, जग जाहिर है कि गोविंद गांगुली मुंह देखी नहीं कहता, जो कहता है वह साफ ही कहता है। तुमने मेरा नाम ले दिया है शांति मौसी, तब तो जो सच है वही कहूंगा। माना कि तुम्हारी कन्या का प्रायश्चित और सामाजिक जुर्माना दोनों ही हो चुके हैं, पर हम पंचों ने उसे यज्ञ में लकड़ी देने का हक तो नहीं दिया है। हाँ, उसके मर जाने पर शमशान तक जरूर कंधा लगाएंगे, पर और बीच में ही शांति मौसी चीख पड़ी, मरे तुम्हारी लड़की उसी को कंधा देना। मरी लड़की की चिंता मत करो, अपने सीने पर हाथ रखो और बताओ कि वे जो उस भंडार में बैठी बैठी पान लगा रही है तुम्हारी छोटी मौसी, वे पर साल किस लिए 1.5 महीने के लिए काशीवास करने गई थी, जो वहां से पीला जर्द हल्दी का सा रंग लेकर लौटी थी। ये तो हैं बड़े घरों की बातें, मुझ तुम सब की नस नस मालूम है, कहने बैठूंगी तो सारी पोल खुल जाएगी। मैंने भी दुनिया देखी है। गोविंद गुस्से से दांत किटकिटा कर बोले, ठहर तो बदजात। पर वह बदजात तो और भी 1-2 कदम आगे बढ़कर सीना तान कर तुनक कर बोली, तेरी क्या हिम्मत जो मुझ पर हाथ उठाए? किसी के भरोसे न रहना। मैं हूँ शांति ब्रह्मचारिणी, मुझसे रार बढ़ाओगे तो अब ना ही कोड़ उघड़वाओगे। मेरी बेटी चौके में गई न गई, वैसे ही हालदार उसका अपमान करने लगे। क्या उनकी समधिन की बात जुलाहे के संग नहीं उड़ी थी? बस या और कुछ सुनने का इरादा है? रमेश तो हतबुद्धि सा खड़ा रहा। भैरव ने आगे बढ़कर शांति का हाथ पकड़कर कहा, बस रहने दो मौसी, इतना ही बहुत है। चलो मेरे उस कमरे में बैठना, उठो सुकुमारी बेटी। परान हालदार ने अपना दुपट्टा कंधों पर संभालते हुए उठकर कहा, गोविंद, मैं अलानिया कह रहा हूं कि जब तक इसको इस घर से निकाल कर बाहर नहीं किया जाता, मैं यहाँ पानी भी नहीं पीने का। और देख कालीचरण, तुझे अगर अपने मामा का जरा भी लिहाज है तो तुम चलो उठकर। यदि पहले से ही जानता कि यहाँ इन जैसे लोग भी जमा होंगे तो कभी अपना धर्म नष्ट करने न आता। वेनी ने पहले ही टोका था कि मामा, वहां जाना ठीक नहीं। उठ चल आ कालीचरण। पर कालीचरण न उठा, सिर नीचा किए बैठा ही रहा। 4 साल पहले की बात है। सभी जानते थे कि कलकत्ता का एक व्यापारी उसकी विधवा बहन को भगा ले गया था। काफी दिनों तक तो ससुराल गई है, फिर तीरथ को गई, आदि बातें बनाकर बात छिपाई गई थी, बाद में जग जाहिर हो ही गई। वह इस
डर से कि कहीं आज इतने दिनों बाद वह बात फिर न उखड़ जाए, गर्दन नीचे किए सहमा बैठा रहा। अब वह स्वयं पाट का व्यापार करता है। पर गोविंद गुस्से से तमतमा रहे थे। उठकर फिर जोर से चीख कर बोले, हाँ हाँ, हम कोई भी पानी न पिएंगे जब तक रमेश यह न बता दे कि बिना पंचों की राय के इन बदजात औरतों को यहाँ क्यों बुलाया। हमारे पंच हैं वेनी बाबू, हालदार और यदु मुखर्जी। और सच ही 10-5 और भी आदमी कंधों पर पट्टा संभाल कर खड़े हो गए। सभी अच्छी तरह जानते थे कि इस देहाती समाज में पासा पलटने में कौन सी चाल उचित बैठती है। फिर तो सब घर जानी मनमानी करने लगे। भैरो और दीनू तो दरअसल रो से पड़े और बेचारे कभी गोभी दकी तो कभी हालदार की खुशामद करते और कभी शांति मौसी और लड़की की। और ऐसा ही दिखने लगा कि अब सारा का सारा बना बनाया मामला बिगड़ने ही वाला है। रमेश की एक तो वैसे ही भूख प्यास के कारण अजीब दशा हो रही थी, अब इस कांड से तो उनके हाथ पैर और फूल गए। तभी पीछे से पुकार आए, रमेश। और पुकार के साथ ही सबकी दृष्टि उस आवाज की तरफ घूमी। सबने देखा कि विश्वेश्वरी खड़ी हैं। एक साथ सब चकित से रह गए। रमेश ने भी देखा कि ताई जी उसके अनजाने ही जाने कब आ गई हैं, और उपस्थित लोगों ने भी भौंचक होकर देखा कि यही विश्वेश्वरी हैं, वेनी की माँ। विश्वेश्वरी आमतौर पर सबके सामने निकलती नहीं थी, सो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो गांव में भी विशेष पर्दा चलता नहीं, मगर आज उन्हें इस तरह सबके सामने खड़ा देख सबको अत्यंत विस्मय हुआ। जिन्होंने उन्हें कभी देखा नहीं, उनके संबंध में सुना ही था, वे मंत्र मुग्ध से विस्फत नेत्रों से देखते ही रह गए। लोगों की नजर उठते ही वे खंभे की ओट में आ गईं। रमेश उनके पास जा पहुंचा। उन्होंने उसे लक्ष्य कर उच्च सुस्पष्ट स्वर में कहा, गांगुली जी से कह दो कि इस तरह धमकी देने की जरूरत नहीं, और हालदार जी से कह दो कि सभी को आदरपूर्वक बुलाया गया है। किसी का भी अपमान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। जिसे अखरता हो उन्हें यहाँ शोर मचाने की जरूरत नहीं, कहीं और जाकर चिल्लाएं और वहीं बैठें। सभी के कानों में उनके उच्च स्पष्ट शब्द पड़ गए थे। रमेश को बात दोहराने की आवश्यकता न रही, और कहना भी पड़ता तो इतनी खूबी के साथ कह भी ना पाता। उनसे वहां खड़ा भी न रहा गया, क्योंकि ताई जी को फिर से आया देखकर उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए थे, जिन्हें छिपाने के लिए वह जल्दी से एक कोठरी में चले गए और वहां जाकर रोने लगे। सवेरे से ही काम में लगे रहने के कारण उन्हें अब तक ताई जी का आना मालूम न हो सका था, और न उन्हें आशा ही थी कि वे आएंगी। ताई जी की बात सुनकर सभी जो उठकर जाने को खड़े हो गए थे अपनी अपनी जगह बैठ गए, केवल परान हालदार ही खड़े रहे। तभी भीड़ में से किसी की आवाज सुन पड़ी, चाचा, खाने के बाद भी भला कहाँ मिलेंगी 16 पूरियां और 4-4 संदेश, बैठ जाओ ना। पर वे नहीं रुके, बाहर चले गए। गोविंद गांगुली बैठ तो गए, पर उनका चेहरा अंत तक उतरा रहा। और जब पंगत बैठी तब काम करने का बहाने वे पंगत में जीने नहीं बैठे। मन में सभी समझ रहे थे कि गोविंद यूं आसानी से किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। उसके बाद सारा काम शांति से समाप्त हो गया, और सभी आमंत्रित ब्राह्मण अपने कुनबे पड़ोस के सच्चे झूठे नाम गिनाकर उनके नाम से खाने पीने का सामान बांध कर चलने लगे। रमेश बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे उदास चिंतित विचारमग्न खड़ा था। उसने देखा कि दीनू भट्टाचार्य अपने बाल गोपालों के साथ चले जा रहे हैं। सभी के हाथों और बगल तथा कंधों पर भोजन की सामग्री बंधी लटक रही थी। वे रमेश की नजर बचाकर निकल जाना चाहते थे, पर उनकी मुनिया रमेश को देखकर सहमी सी बोल पड़ी, बाबूजी खड़े हैं, बाबा। रमेश ने मुनिया के स्वर से ही उनके दिल की बात समझ ली। रमेश को अगर कहीं स्वयं ही छिपने ही जगह होती तो छिप जाता, पर कहीं कोई स्थान था नहीं। तभी विवश होकर उनके सामने आकर हंसते हुए बोले, किसके लिए प्रसाद ले जा रही हो मुनिया? मुनिया के पास अनेक छोटी बड़ी पोटलियां थीं। दीनू जानते थे कि मुनिया ठीक उत्तर न दे सकेगी, अतः सकुचाकर स्वयं बोले, पास पड़ोस में नीच कौम के बच्चे हैं, जूठन लिए जा रहा हूँ, उन बेचारों को बांट दूंगा। पर रमेश भैया, सच जानो आज जाना की बड़ी माँ जी जग माँ जी हैं। रमेश ने उत्तर न दिया, चुपचाप फाटक तक साथ चला आया। वहां आकर एकाएक उन्होंने प्रश्न किया, भट्टाचार्य जी यह बताइएगा कि हाँ आपस में मनमुटाव क्यों है? आप तो सब जानते होंगे। दीनू सहसा उत्तर न देकर थोड़ी देर इधर उधर कर बोले, भैया यहाँ की क्या कहते हो, यहाँ तो तब भी खैर है। मैं आपको मुनिया के मामा का हाल बताऊं, अभी वहां गया था, जाकर सब देखा सुना। वहां कायस्थों और ब्राह्मणों को मिलाकर गिनती के 20 घर होंगे, पर इतने में ही 4 गुट हैं वहां पर। 2-4 विलायती अमड़े भर तोड़ लेने पर ही हरनाथ विश्वास ने अपने सगे भानजे को जेल की हवा खिल दी। और यह झगड़े टिंटे कहाँ नहीं हैं, सभी जगह तो हैं। मुनिया हरधान थक गया होगा, उसके हाथ से पोटली ले लो। तो क्या इसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है? भैया यह तो कलयुग है, घोर कलयुग। इन सब बातों का दूर होना असंभव है। पर इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि सभी तरह के लोगों से मेरा पाला पड़ता है। भिक्षा मांगने में तुम जैसे नौजवानों में ही दया धर्म बाकी है, पर इन बुढ़ों में तो नाम को भी नहीं। बस ये तो अवसर पाते ही आदमी को धर दबाते हैं और फिर मार कर ही दम लेते हैं।
कहकर दीनू ने ऐसा चेहरा बनाया कि उसे देखकर रमेश हंसे बिना न रह सका। मगर दीनू हंसे बिना ही बोले, यह हंसी में उड़ा देने की बात नहीं है भैया जी। अब तो आप काफी दूर चले आए अंधेरे में। आप इसकी चिंता न करें, आप तो कहते चलें, हर जगह यही हाल है। गोविंद गांगुली ने क्या क्या पाप किए हैं, यह सब कहने लगूं तो बिना प्रायश्चित तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। शांति ब्राह्मणी ने ठीक ही कहा था, लेकिन गोविंद से डरते सभी हैं। झूठा मामला मुकदमा गढ़ने में, गवाही देने में अव्वल है, और वेनी बाबू को हरदम उसका सहारा रहता है। तभी कोई उसके खिलाफ कुछ कहने का साहस नहीं करता। उसी का नम्र कसा रहता है सभी पर। फिर काफी देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। रमेश का सारा शरीर मारे घृणा और गुस्से के तमतमा रहा था। मैं यहाँ कह दूं आपसे कि शांति मौसी है बड़ी हिम्मत वाली और सभी घरों की 7 पुश्त तक का कच्चा चिट्ठा जानती हैं। उसे ये इस तरह आसानी से छुटकारा नहीं देंगे। किंतु यह बात भी पक्की समझिए कि वह बर्रों का छत्ता है, उसे छेड़ने से दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। उनकी ऐसी पोल खोलेगी कि फिर जिंदगी भर संभालते न संभले। सभी के यहाँ पोल भरी पड़ी है, वेनी बाबू को ही। रमेश ने बीच में रोककर कहा, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं भट्टाचार्य जी। हाँ ठीक ही है, मुझे क्या जरूरत किसी का धन का उघाड़ने की। और कहीं वेनी ने सुन लिया तो फिर मेरी खैर ही नहीं। आपका घर अभी और कितनी दूर है? अब तो आ ही गए, इस बांधा के पास ही है मेरी झोपड़ी। अगर आपके चरण किसी दिन, हाँ आऊंगा किसी दिन आपके यहाँ, कल सवेरे तो फिर दर्शन होंगे ना आपके, और उसके बाद भी दर्शन देते रहिएगा। और वहीं से रमेश अपने घर लौट आया। भट्टाचार्य आशीर्वाद की झड़ी लगाते हुए अपने बाल गोपालों के साथ घर चले गए। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।